मेडिकल्स वेलकम बैक टू दिस वीडियो। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सीएनएस डिसऑर्डर में एपिलेप्सी के बारे में देखा था, ऐसे ही आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्किंसन डिसीज़। ये भी कहीं ना कहीं सीएनएस डिसऑर्डर है, जो कि एक तरीके की क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है एसोसिएटेड विद द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। यानी ये हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स से एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई प्रॉब्लम है इन सब्सटेंसिया नाइग्रा। कहाँ पे? स्पेशली सब्सटेंसिया नाइग्रा वाले एरिया में। कैरेक्टराइज बाय द ट्रेमर्स, इसमें भी क्या होता है? ट्रेमर्स आते हैं। ट्रेमर्स ऑफ द रेस्टिंग मसल्स, रिजिडिटी हो जाती है, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, और हमारे मूवमेंट में स्लोनेस हो जाती है, इम्पेयर्ड बैलेंस हो जाता है, बैलेंसिंग प्रॉब्लम होती है। ओके तो मतलब बॉडी बैलेंस नहीं रह पा रही है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, मतलब हाथ इस तरीके से काँप रहे हैं कुछ करते टाइम, ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है। रियलिटी है, और रियलिटी इन द सेंस ये केसेस देखे भी होंगे आप लोगों ने कहीं ना कहीं सीरियल्स या फिर रियल लाइफ में। बहुत लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, वो भी इसी वजह से, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से। ओके, क्रोनिक है, प्रोग्रेसिव हो सकती है, मोटर डिसऑर्डर है। ये क्या है? मोटर यानी ऐसी नर्व में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जो हमें हमारे ब्रेन से मैसेज लेके आती है हमारे सेंसरी एरिया में, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दें। ओके, डीजनरेशन ऑफ द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, यहाँ पे जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है वो क्या हो जाता है? डीजनरेट होने लगते हैं, या कह सकते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, या फिर डीजनरेट मतलब डिसफंक्शनिंग, यानी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही हैं। कहाँ पे? सब्सटेंशिया नाइग्रा एरिया में, पार्स कॉम्पैक्टा, ये एरिया है हमारे ब्रेन का जहाँ पे इस तरह के नर्व हैं। ओके, डोपामिन डेफिशिएंसी हो जाती है जब हमारी न्यूरॉन ही क्या हो रही हैं? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डिस्टर्ब हो रही हैं, तो वो अपना काम नहीं कर पाती, यानी कि डोपामिन डेफिशिएंसी होने लगेगी, क्योंकि वो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से रिजिडिटी होती है, ट्रेमर्स होते हैं हमारे रेस्टिंग मसल्स में, ब्रेडिकाइनेसिया हो सकता है, या फिर पोस्चरल इनस्टेबिलिटी हो सकती है। जो पेशेंट है प्रॉपर अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। ओके, ये हमारे 2% एल्डर पेशेंट में होता है। सेल्स आर डिस्ट्रॉयड इन द क्रिसेंट शेप सेल मास, यानी हमारे सब्सटेंशिया नाइग्रा वाले एरिया में जो हमारे डोपामिनर्जिक सेल हैं वो क्या होने लगती हैं? डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। इसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा के बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल दिया है। ये क्या है? बेसल गैंग्लिया स्ट्रक्चर होता है हमारे मिड ब्रेन एरिया में, जो कि हेल्प करता है इन रिवॉर्ड्स एंड मूवमेंट। ये हमारे रिवॉर्ड्स और मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अपीयर्स ब्लैक सब्सटेंस, ये अगर हम सब्सटेंशिया नाइग्रा व्यू करेंगे एक्सरे के थ्रू, ओके, सीटी स्कैन के थ्रू, तो वो ब्लैक सब्सटेंस की तरह हमें ऑब्जर्व होंगे ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ न्यूरोमेलानिन इन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे न्यूरोमेलानिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, ओके, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स में। तो इस वजह से सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या होता है? ब्लैक दिखता है हमें। ओके, सब्सटेंशिया नाइग्रा को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक पार्स कॉम्पैक्टा होता है, एक पार्स रेटिकुलेट होती है। ठीक है, सो पार्स कॉम्पैक्टा क्या है? आउटपुट द बेसल गैंग्लिया सर्किट सप्लाइंग स्ट्रेटम विद द डोपामिन, यानी यहाँ पे डोपामिन सप्लाई होता है से ये क्या है? पार्स रेटिकुलेट सर्व्स एंड आउटपुट, ये आउटपुट सर्व करता है, कन्वेइंग द सिग्नल्स फ्रॉम, ये कहाँ से सिग्नल कन्वे कर रहा है? फ्रॉम द बेसल गैंग्लिया टू द अदर न्यूमरस ब्रेन स्ट्रक्चर, अदर ब्रेन स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है? सिग्नल कन्वे कर रहा है। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होना, यहाँ पे भी क्या है? जो पार्किंसन प्रॉब्लम है इसमें भी न्यूरोट्रांसमीटर डिसबैलेंस हो जाते हैं, जैसे कि डिस्क्राइब बाय द जेम्स पार्किंसन। इसे फर्स्ट टाइम किसने डिस्क्राइब किया था? 1817 में जेम्स पार्किंसन ने किया था। अगर ये ज़्यादातर 65 ईयर्स की एज अबव एज में होता है। रिजल्ट इन इम्बैलेंस बिटवीन डोपामिनर्जिक, एक तरीके से इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और कोलिनर्जिक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इन दोनों का इम्बैलेंसिंग होने की वजह से जो कोलिनर्जिक है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, इस वजह से वो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। क्या एटियोलॉजी हो सकती है? जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है, लेकिन ये रेयर केस में होता है कि जेनेटिक हो पार्किंसन। ओके, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, लाइक टॉक्सिन एक्सपोजर हो गया, या फिर ये भी हम कह सकते हैं ये भी रिलेटिवली लो रिस्क होता है ऐसा कि हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हमें पार्किंसन हो। ओके,
इसमें होता क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। चांसेस तब ज़्यादा बढ़ते हैं पार्किंसन के जब हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन क्या होने लगे, डिस्ट्रक्ट होने लगे सब्सटेंशिया नाइग्रा वाले एरिया में, जो कि कॉजेज़ क्या हो सकते हैं ये भी अननोन है। या फिर एबनॉर्मल प्रोटीन डिपोजिशन हो जाए हमारे सेल के अंदर, स्पेशली ब्रेन सेल, जिसे बोला जाता है, दो तरह की बॉडीज़ हैं, प्रोटीन बॉडीज़ हैं, ल्यूइस बॉडी और अल्फा सिन्यूक्लिन है। जैसे कि ल्यूई बॉडी क्या है, क्लम्प्स ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस कॉल्ड ल्यूई बॉडीज। इम्पोर्टेंट क्लू मतलब मेन क्लू अभी माना गया है कि इनकी वजह से ही ये पार्किंसन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अल्फा सिन्यूक्लिन क्या है, वन ऑफ द नेचुरल एंड वाइड स्प्रेड प्रोटीन। ये नेचुरली वाइड स्प्रेड प्रोटीन होता है, सेल कैन नॉट डाइजेस्ट इट, लेकिन ये सेल इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो ये हमारे न्यूरॉन सेल में कलेक्ट होने लगती हैं और फिर क्या करती हैं, पार्किंसन जैसी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि न्यूरॉन सेल डीजनरेट होने लगते हैं और डोपामिन रिलीज नहीं होता। डोपामिन नहीं रिलीज होता तो हमारे कोलिनर्जिक वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका रिलीज बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, वो एक तरीके के एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, तो वहाँ पे एबनॉर्मलिटी होने की वजह से पार्किंसन डेवलप होती है। फिफ्थ कॉज हो सकता है ड्रग्स, जैसे कि एंटागोनिस्ट ऑफ डोपामिन हमने ले लिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, मे एलिसाइट डेवलपमेंट ऑफ द पार्किंसन डिसीज। अगर हम डोपामिन का एंटागोनिस्ट लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, ओवर डोज होने की वजह से डोपामिन की कमी होती है और अल्टीमेटली वहाँ पे हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर की डिसबैलेंसिंग होती है और पार्किंसन डिसीज डेवलप होती है। ओके, सो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।